अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल वॉइस ओवर बाय आमना शाह। आई होप कि आप खुश होंगे। कहानी शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। आइए कहानी का आगाज़ करते हैं। मेरे अंदर जो शक पैदा हो गया कि भोले के भाइयों वगैरह ने अब इंतकाम लिया है। मुझको ये बातें मालूम करनी थी। एक ये कि इन लोगों को ये मालूम हो गया है या नहीं कि भोले को बशीर ने कत्ल किया था, और दूसरी बात ये कि भोले के अगर भाई हैं तो किस फितरत के हैं, क्या वो कत्ल करने की हिम्मत रखते हैं। एक बात बताओ, मैंने बशीर के इस दोस्त से पूछा, क्या तुम ये समझते हो कि भोले के कत्ल की वारदात सिर्फ तुम्हारे दिल में एक राज की तरह है? नहीं जनाब, उसने जवाब दिया। कभी मेरा ख्याल था कि सिर्फ मैं ही इस राज से वाकिफ़ हूँ, लेकिन बशीर में ये खराबी थी कि कोई बात दिल में नहीं रखता था, बल्कि भी मारा करता था। हमारे दूसरे दोस्तों को भी इस वारदात का इल्म था। बशीर ने मुझको बताया था कि उसने ये बात आयशा को भी बता दी है। मुझको यकीन है कि आयशा ने अपनी माँ को ज़रूर बताई होगी। आयशा और इसकी माँ ओछी औरतें हैं, उन्होंने इस बात को मालूम नहीं कहाँ कहाँ फैलाया होगा। अब एक और बात बताऊँ, मैंने पूछा, क्या बशीर के महल्ले में या भोले के महल्ले में किसी के पास एयर गन है? अगर तुम नहीं जानते हो तो इस वास्ते जासूसी करो। वो शहर जैसे कस्बे का रहने वाला था, पढ़ा लिखा भी था। वो जानता था कि एयर गन क्या होती है। एक को तो मैं जानता हूँ जनाब, उसने कहा। वो साथ वाले महल्ले में का रहने वाला है, इंडियन एयरफोर्स में कारपोरल है। उसके पास एक एयर गन मौजूद है। जब कभी छुट्टी पर आता है तो एयर गन लेकर बाहर निकल जाता है और परिंदे मार लाता है। एयरफोर्स का कारपोरल फौज का नाइक समझ लें। नाइक की तरह वर्दी के बाजुओं पर दो पट्टियां लगाता है, जिन्हें स्ट्राइप कहते हैं। ये कारपोरल मुसलमान था। वो कब छुट्टी पर आया था? मैंने पूछा। क्या उन दिनों आया था? हाँ जी, उसने जवाब दिया। बशीर लापता हुआ तो वो यहीं था। मुझको ये भी मालूम है कि वो 10 दिन की छुट्टी पर आया था। परसों तरसों वापस गया है। वो मंगनी कराने आया था और मंगनी हो गई है। वो चुप हो गया, जैसे उसको कुछ याद आ गया हो। फिर उसने कहा कि उसकी मंगनी भोले की बहन के साथ हुई है। इनकी आपस की रिश्तेदारी है? नहीं, उसने जवाब दिया। ज़ात एक ही है। वैसे भोले के बड़े भाई के साथ इसकी बड़ी गहरी दोस्ती है। मेरा ख्याल है कि ये मंगनी इनकी दोस्ती की वजह से हुई है। मैंने इससे कुछ और बातें पूछी, लेकिन वो मज़ीद कुछ नहीं बता सका। मैंने इसको कहा कि मेरे साथ इसकी जो बातें और सवाल जवाब हुए हैं ये किसी और को ना बताए, और ये मालूम करने की कोशिश करे कि जिस रोज़ बशीर लापता हुआ था, इस रोज़ वो किसके साथ बाहर गया था, और क्या किसी ने उनको इस तरफ जाते हुए देखा था। कुछ और बातें समझाकर मैंने उसको रुखसत कर दिया। ख्वाजा के एक नौकर ने बताया था कि बशीर इसको बताकर गया था कि वो 2 दोस्तों के साथ जा रहा है और दोपहर तक वापस आ जाएगा। नौकर ने इसको खेतों की तरफ जाते देखा था। मुझको सोच आ गई कि अगर उसने नौकर को बताया था तो आयशा को ज़रूर बताया होगा। मैंने उसी वक्त एक हेड कांस्टेबल को बुलाकर कहा कि आयशा को अपने साथ लेकर आए। मैंने बड़ी तेज़ी से हर कार्रवाई करनी थी। यह अब कत्ल केस था। मैंने ख्वाजा को जहन से नहीं निकाला था, वो मेरा मुश्तबा था, लेकिन एयरगन 2 छर्रों ने मेरे दिमाग को किसी और तरफ कर दिया था। ख्वाजा के गुंडों को मैंने थाने में उठाया हुआ था। इनको मालूम नहीं कितने दिन उठाए रखना था। मैंने एएसआई को कहा कि इनके घरों में इतला कर दो कि इनका खाना थाने पहुंचा दिया करें। आयशा आ गई, उसके साथ एक नौकर भी था। आयशा की आंखें और चेहरा बता रहा था कि वो बहुत रोती रही है। वो दिन याद करो आयशा, जिस दिन बशीर घर से निकला और वापस नहीं आया। मैंने कहा। वो तुम्हें कुछ बताकर निकला था? उसने अपने दिमाग पर जोर दिया जो उसके चेहरे से जाहिर होता था। हाँ जी, उसने कहा। कहता था कि 2 दोस्तों के साथ जा रहा हूँ, खाना वापस आकर खाऊंगा। यह नहीं बताया कि दोस्त कौन है? मैंने पूछा। और वो कहाँ जा रहा है? नहीं, उसने जवाब दिया। वो बड़ी जल्दी में बाहर निकल गया था। तुमने अपनी माँ को बताया था कि बशीर ने तुम्हारे खामिद भोले को दबोकर मार दिया था? मैंने कहा। बेटियां हर बात अपनी माँ को ज़रूर बताती हैं। क्या नहीं बताना चाहिए था? उसने पूछा। मैंने वैसे ही कहा है, मैंने बेपरवाही से कहा। बता दिया था तो क्या हुआ? मैंने उसके साथ इस तरह बातें की कि वो समझ ना सकी कि मेरा मकसद क्या है। मैं ये मालूम करना चाह रहा था कि उसकी माँ ने ये बात जाहिर कर दी होगी और ये राज आयशा के पहले ससुराल तक पहुंच गया था। आयशा ने साफ बात तो नहीं की, लेकिन मुझको ये यकीन हो गया कि उसकी माँ ने इस राज को राज नहीं रहने दिया था। आयशा को मैंने घर भेज दिया। मैंने 2 मोअज़्ज़िज़ीन को थाने बुलवाया।
वो आए तो इनसे भोले के घर की बातें पूछीं। मेरा दिमाग एक ख़ास लाइन पर काम कर रहा था और मेरे दिमाग पर एयरगन सवार थी। मुझको बताया गया कि भोले के बड़े भाई रहमान की बड़ी गहरी दोस्ती इंडियन एयरफोर्स के कॉर्पोरल सलीम के साथ है। सलीम रहमान की छोटी बहन के साथ शादी करना चाहता था, लेकिन रहमान के वालिदैन सलीम को ये रिश्ता देने पर राज़ी नहीं थे। रहमान और सलीम की दोस्ती बड़ी गहरी है। रहमान ने अपने वालिदैन के साथ ऐसी शदीद नाराज़गी का इजहार किया जिसको वालिदैन बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। अपने बेटे की खुशी की खातिर उन्होंने अपनी बेटी की मंगनी सलीम के साथ कर दी। मैं अब बात को इस तरह लंबा नहीं करना चाहता था कि फ़लाँ बात फ़लाँ शख्स से मालूम हुई। मैंने कहा, पूछा, उसने क्या जवाब दिया। मैं मुख्तसर बात बताता हूँ। मेरा दिमाग इतना ज़्यादा सोचता था कि सर में दर्द शुरू हो जाता था। एक ही दिन में मुझको बहुत सारी बातें मालूम हो गईं। कॉर्पोरल सलीम और उन दिनों वो पेशावर में तैनात था। जब कभी छुट्टी पर आता था तो रहमान को साथ लेकर परिंदों के शिकार को ज़रूर जाता था। उसके पास एयरगन होती थी। बशीर और सलीम की आपस में बड़ी अच्छी सलाम दुआ थी। 2 मुखबिरों ने बताया कि बशीर की गुमशुदगी के दिन से 1 या 2 दिन पहले बशीर को सलीम और रहमान के साथ देखा गया था। कारामद बात ये मालूम हुई कि गुमशुदगी के दिन बशीर को खेतों में से गुजरते देखा गया था। वो उस तरफ जा रहा था जिस तरफ वो जगह थी जहाँ से उसकी अधखाई लाश मिली थी। ये तो ख्वाजा के नौकर ने मुझको पहले ही बता दिया था। इसके अलावा मेरा एक मुखबिर एक ऐसे आदमी को मेरे पास ले आया जिसने बशीर को उधर जाते देखा था, और एक और तरफ कॉर्पोरल सलीम को रहमान को उसी सिमत को इकट्ठे जाते देखा, लेकिन वो बशीर से दूर थे। ऐसी शहादत एक भी नहीं मिली कि इन तीनों को कहीं इकट्ठे देखा गया था। रहमान की बाबत ये मालूम हुआ कि वो दिलेर आदमी है और गुंडे और बदमाश भी उसकी इज्जत करते हैं। वो अपना रौब रखने वाला और इज्जत व हमीयत पर मरने वाला आदमी है। इस शहादत और इन मालूमात से मेरा केस इतना सा भी नहीं बनता था कि मैं रहमान को मुश्तबा समझकर थाने बुला लेता। सोच सोच कर मैंने इसको थाने बुला लिया। इसकी बाबत तो सुना था कि दिलेर आदमी है, लेकिन मेरे सामने आकर वो घबराहट और डर को छुपा नहीं सका। वो जब बोला तो उसकी ज़बान उसके काबू में नहीं थी। ओह, डरो नहीं रहमान, मैंने इसको कहा। मैंने तुम्हें किसी तफ्तीश के सिलसिले में नहीं बुलाया, न तुम्हारा किसी वारदात के साथ कोई ताल्लुक है। एक अजीब बात मालूम हुई है, मैं तुमसे पूछना चाहता था कि तुम्हें भी मालूम है या नहीं। तुम्हारा छोटा भाई भोला डूबकर मरा था और बशीर ने उसको बचाने की कोशिश की थी। मुझको अब पता लगा है कि बशीर ने इसको बचाया नहीं था, बल्कि इसको डबोया था। मेरा ख्याल है ये तुम्हें ये पता नहीं। नहीं जी, उसने कुछ और भी कहने की कोशिश की, लेकिन ज़बान उसका साथ नहीं दे रही थी। मैं तो खुश हूँ रहमान, मैंने कहा। अगर तुम्हारे भाई को बशीर ने डबोया था तो देख लो वो खुद कैसे खौफनाक अंजाम को पहुँचा है। उसकी लाश गीदड़ों और कुत्तों ने खाई है। मुझको तुम्हारे साथ हमदर्दी है। तुम लोगों ने गलती की थी कि बशीर की बातों में आ गए। मैं जानता हूँ कि इस सैलाब में कोई आदमी डूब नहीं सकता। क्या तुम्हारा भाई तैरना नहीं जानता था? जानता था जी, उसने जवाब दिया। रहमान भाई, मैंने दोस्तों की तरह कहा, तुम मेरे मुसलमान भाई हो। मैं इस जज्बे से तुम्हारे साथ बात की है कि वरना मुझको क्या, कोई जिए कोई मरे। वैसे तुम लोग बहुत शरीफ हो या बेवकूफ़ हो। तुम उस वक्त थाने में आते हो और कहते हो कि तुम्हें शक है कि तुम्हारे भाई को कत्ल किया गया है। इस वक्त मुझे ज़रा सा भी शक नहीं हुआ था, उसने कहा। लेकिन मेरे भाई, मैंने बनावटी आह लेकर कहा, जिस तरह किसी की लिखी होती है वो इसी तरह दुनिया से जाता है। वो मुझसे डरा हुआ था। उसने देखा कि थानेदार तो दोस्तों की तरह बोल रहा है, तो उसकी ज़बान चल पड़ी। ये तो सदमे वाली बात है कि तुम्हारा भाई फोत हो गया है, मैंने कहा। लेकिन एक अच्छी बात यह हुई कि ये लड़की आयशा तुम्हारे घर से निकल गई। ये बड़े गंदे चाल चलन की लड़की है और तुम शरीफ लोग हो। इसी तरह की चिकनी चुपड़ी बातें करते करते मैंने उससे कहलवा लिया कि 2-2.5 महीने पहले उसको पता लगा था कि उसके भाई को बशीर ने डबोकर मारा था, लेकिन इतने अरसे बाद मालूम होने का कोई फ़ायदा नहीं था। उसने कहा, चलो, कातिल को सजाए मौत मिल गई है। तुम चलो रहमान, अपना काम काज करो और सदमा पी जाओ। मैंने अंदाज़ा कर लिया था कि वो इत्मीनान के साथ गया है, कि इस पर शक नहीं किया जा रहा। मैंने दूसरी कार्रवाई ये की कि डाकखाने गया और पोस्टमास्टर को रहमान के घर का एड्रेस देकर कहा कि इस एड्रेस पर कोई भी खत आए तो वो मुझको थाने में दिया जाए और ये राज रहे। फिर उसने पूछा कि
यहाँ से बाहर जाने वाली डाक कितने बजे लेटर बॉक्स से निकाली जाती है? उसने वक्त बताया तो मैंने उसको हुक्म दिया कि उस वक्त मेरा एक ASI आ जाया करेगा और तमाम डाक देखा करेगा। कोई खत खोला नहीं जाएगा, सिर्फ एक एड्रेस वाला खत रोका जाएगा। ये एड्रेस कारपोरल सलीम का था। मेरे पास ख्वाजा के 3 गुंडे थे। इनमें एक सजा याफ्ता मुजरिम भी था। उनके साथ हमारा रवैया कुछ और होता था। ये लोग हमारे काम भी आया करते थे, बड़ी करामत मुखबिरी करते थे। मैंने 2 दिन और 2 रातें इन पर लगा दी, लेकिन नतीजा सिफर रहा। ये मुझको यकीन दिलाते थे कि ख्वाजा ने अपने बेटे को कत्ल नहीं कराया। मैंने तन्हा बैठकर और फिर अपने जूनियर सब इंस्पेक्टर राजा अफरासियाब खान को पास बिठाकर बहुत सोचा और वारदात का बाल बाल अलग कर कर इस पर गौर किया। हमारे दिमाग हमें हर जाविये से होते हुए इस नुक्ते पर ले आते थे कि ख्वाजा अपने बेटे को कत्ल करवाता तो एयरगन इस्तेमाल ना करता, इसके पास 2 नाली वाली बंदूक थी, या वो ऐसा तरीका इख्तियार करता कि लाश का सुराग ही न मिलता। हर पहलू को देखा, मुखबिरों की और दूसरे लोगों और ख्वाजा के काबिल एतमाद नौकर की भी बातें सुनी। ख्वाजा बेगुनाह मालूम होता था। बेटे को दफन करने के 3-4 दिनों बाद ख्वाजा थाने आया। वो इन चंद दिनों में ज़ईफ़ुल उम्र नज़र आने लगा था। इसकी चाल ढाल भी 80-90 साल बूढ़े जैसी हो चुकी थी। बेटे की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाने आया था और इसका अंदाज और जोशो खरोश जवानों जैसा था। वो रौब से बातें करता था, लेकिन अब इसकी ये हालत थी कि मेरे सामने आकर इस तरह कुर्सी पर बैठा जैसे कोई बहुत ही थका हुआ इंसान गिर पड़ा हो। कुछ देर तक तो वो बोला ही नहीं। मेरी तरफ देखते देखते उसके आंसू निकल आए। कोई सुराग मिला? उसने बड़ी कमज़ोर सी आवाज़ में कहा। मिल जाएगा ख्वाजा साहब, मैंने कहा। दिन रात हमने एक कर रखा है, कातिल नहीं बच सकेगा। उसकी सिसकियाँ और हिचकियाँ कंट्रोल में नहीं आ रही थीं। कुछ देर बाद वो अपने आप में आया और बोला, मैं बीवी को तलाक दे रहा हूँ। उसने कहा, यह हादसा उसी की वजह से हुआ है। ये मेरा गुनाह था महबूब आलम साहब, लेकिन सज़ा मेरे बेटे को मिली। एक बेटा ही तो मेरी दौलत था। अभी तलाक न दें। मैंने उसको मशवरा दिया, इसमें आपकी ही बदनामी है। ये काम करें कि इस लड़की को अपने पाँव के नीचे दबा लें और उसकी माँ को अपने घर में आने से रोक दें। मैं तो अपने बेटे की कब्र पर जाते हुए भी शर्माता हूँ। उसने कहा, ख्वाजा मजबूत करें अपने आप को और हौसला करें। मैंने कहा, अभी कोई फैसला ना करें, आपकी जहनी हालत ठीक नहीं। ऐसी ही रंजो गम की बातें करके वो चला गया। 2 या 3 रोज़ गुजरे होंगे कि डाकखाने से एक लिफाफा डाकखाने के लिफाफे में बंद डाकिए के ज़रिए मुझ तक पहुंचा। मैंने खोला। ये ख़त पेशावर से कारपोरल सलीम की तरफ से था और रहमान को लिखा गया था। आज मुझको पूरी इबारत और अल्फाज तो याद नहीं हैं, लेकिन उसका मतलब ये था कि ये ज़ाहिर हुआ कि रहमान ने सलीम को लिखा था कि बशीर की लाश बरामद हो गई है और तफ्तीश हो रही है। रहमान ने यह भी लिखा था कि पुलिस तफ्तीश में नाकाम हो जाएगी। कोई ऐसे अल्फाज नहीं लिखे गए थे जिनसे असल राज जाहिर होता, लेकिन असल मतलब समझना मुश्किल नहीं था। सलीम ने लिखा था कि तुम बेफिक्र रहो। ये भी लिखा था कि ख़त बहुत एहतियात से लिखा करना। तकरीबन 3 घंटे बाद ASI डाकखाने से एक और ख़त लाया। ये ख़त रहमान की तरफ से सलीम को पोस्ट किया गया था। डाक निकलने के वक्त ASI डाकखाने चला गया था। तमाम डाक चेक करने पर उसको कारपोरल सलीम के नाम एक ख़त मिल गया। मैंने खोलकर पढ़ा। रहमान ने लिखा था कि मैं तुम्हें ये इत्तला दे चुका हूँ कि बशीर की लाश बरामद हो गई है। कल मुझको थाने बुलाया गया था। मैं बहुत ही डरा हुआ था, लेकिन मैं बहुत हैरान हुआ कि थानेदार ने मेरे साथ हमदर्दी की बातें की और मुझको रुखसत कर दिया। रहमान के साथ मैंने जो बातें की थी वो इसने ज़रा इख्तिसार के साथ सलीम को लिखी थी। इसके बाद इसने अपनी राय लिखी थी कि थानेदार के इस रवैये से मुझको तसल्ली हो गई है। आप भी तसल्ली में रहें। मुझको असल अल्फाज और फ़िक्रें अब याद नहीं, असल मतलब और लुब्बे लुबाब याद है। इन दोनों खतूत से साफ जाहिर होता था कि ये दोनों बशीर के कत्ल के मुलजिम हैं। मेरी ये चाल कामयाब रही कि मैंने रहमान को बुलाकर हमदर्दी की बातें की थी। मैंने सोचा था कि ये कत्ल का मुलजिम हुआ तो सलीम को ज़रूर ख़त लिखेगा। मैंने ख्वाजा के गुंडों को छुट्टी दे दी। एक कांस्टेबल को भेजा कि रहमान को अपने साथ ले आए। मैं खुद ये दोनों ख़त लेकर DSP के पास चला गया। वो अंग्रेज़ था, जुराइम के मामले में बहुत ही सख्त आदमी था।
तफ्तीश में कोताही करने वाले थानेदार को माफ़ करता ही नहीं था। कत्ल की इस वारदात की रिपोर्ट उस तक पहुंची हुई थी और मेरी रोज़ बरोज़ तफ्तीश की रिपोर्ट उस तक पहुंचती रहती थी। उसको मेरी इत्तला दी गई तो उसने मुझको फ़ौरन अंदर बुला लिया। किस वास्ते आया? उसने पूछा। कुछ किया है या सिर्फ बात बोलेगा? बहुत कुछ किया है साहब बहादुर, मैंने कहा। आपका हुक्म चाहिए। उसने मुझको बैठने का इशारा किया और मैं बैठकर उसको बताने लगा कि रहमान को बुलाकर मैंने क्या बातें की थी और फिर डाक चेक करने का क्या इंतज़ाम किया। उसके नतीजे में ये 2 खत मिले हैं। दोनों खत उसके आगे रखे। वो उर्दू बोल और समझ सकता था, पढ़ नहीं सकता था। उसने कहा कि खतूत को पढ़कर सुनाऊं। मैंने दोनों पढ़कर सुनाए। गुड, उसने कहा, दोनों को पकड़ो। मैंने उसको बताया कि कारपोरल सलीम को पिशावर जाकर पकड़ने के वास्ते उसके कमांडिंग ऑफिसर के नाम सरकारी चिट्ठी की ज़रूरत है। उसने अपने पीए को बुलाया और उसको कहा कि वो एक चिट्ठी तैयार करे। मैं चिट्ठी लेकर थाने आया तो रहमान मेरे इंतज़ार में बैठा हुआ था। उसने बेतकल्लुफ़ दोस्तों की तरह मेरे साथ हाथ मिलाया। मैं दोस्तों ही की तरह उसको मिला और उसका हाथ पकड़े हुए उसको अपने दफ्तर में ले गया। बैठ जाओ रहमान, उसको बिठाकर मैंने कहा। मुझको अपना हमदर्द और दोस्त समझो। मैं दोस्ती का हक अदा करूँगा। शर्त यह है कि तुम ये बता दो कि बशीर के सर में एयरगन के छर्रे तुमने चलाए थे या सलीम ने? यकलख्त उसका रंग लाश की तरह सफ़ेद हो गया। उसकी आंखें, जिनमें जवानी की चमक थी, ऐसा रंग इख्तियार कर गईं जैसे ज़ईफ़ुल उम्र आदमी की आंखें होती हैं। मुझको मालूम था कि इसकी ज़बान से एक लफ्ज़ भी नहीं निकलेगा। रहमान भाई, मैंने उसको बड़े प्यार से कहा, तुम अपनी सफाई में कुछ भी नहीं कह सकते। तुम्हारे और सलीम के खिलाफ शहादत मुकम्मल हो चुकी है। तुम जिधर से भी इस इल्ज़ाम से निकलने की कोशिश करोगे, उधर कोई न कोई शहादत तुम्हारे रास्ते में खड़ी होगी। मैं तुम्हें बचने की सूरत बताता हूँ। तुमने अपने भाई के खून का बदला लिया है, इस वजह से मेरे दिल में तुम्हारी हमदर्दी पैदा हो गई है। अगर तुम खुद बयान दे दोगे तो मैं वादा करता हूँ कि सजाए मौत नहीं होने दूंगा और ये भी करूँगा कि ये मुकदमा ऐसा तैयार करूँ कि तुम जेल में बरी हो जाओ। उसकी हालत बिगड़ती गई। मैंने पानी मंगवाकर उसको पिलाया और उसको तैयार करने लगा कि वो बयान दे दे, लेकिन उसकी नज़रें मेरे चेहरे पर जमी हुई थीं। तुमने सलीम को 2 खत लिखे हैं, मैंने कहा। वो दोनों मेरे पास हैं और एक खत तुम्हें सलीम ने लिखा है जो तुम्हारे पास पहुंचने की बजाय मेरे पास आ गया है। मैंने दोनों खत उसको दिखाए। मुझको ये खतरा महसूस हो रहा था कि कहीं ये शख्स बेहोश न हो जाए। मैंने उसको तसल्ली दिलासे देने शुरू कर दिए और सब्ज़ बाग भी दिखाए। आप सलीम को भी गिरफ्तार करेंगे? उसने बड़ी ही कमज़ोर आवाज़ में पूछा। कल शाम तक वो भी यहाँ आ जाएगा, मैंने कहा। अब सलीम को भूल जाओ रहमान, अब अपने आप को बचाओ और अपने आप को बचाने का एक ही तरीका है कि मुझको सही बयान दे दो, फिर मैं तुम्हारी बचत का रास्ता निकालने की कोशिश करूँगा। ये थानेदारों का तजुर्बा होता है कि वो समझ जाते हैं कि मुलजिम बयान देने पर आ गया है और अब ये सिर्फ झिझक रहा है। रहमान उस मकाम पर पहुँच गया था। आगे ये मेरी उस्तादी थी कि उससे पूरा बयान लेना है। मुख्तसर बात ये कि वो अंदर से टूट फूट गया था। इसने मुझसे ये नहीं पूछा कि शहादत क्या है। वो चूँकि मुजरिम था, इस वास्ते उसका हौसला ख़त्म हो चुका था। इंसान का खून हज़म नहीं हो सकता। पूरा बयान सुनाने की ज़रूरत नहीं। उसने मेरे साथ पहली मुलाकात में जिक्र किया था कि तकरीबन 2 महीने पहले उसके कानों में ये बात पड़ी थी कि उसके छोटे भाई भोले को बशीर ने सैलाब से निकालने के धोखे में डबोकर मार दिया था। उसने इसी रोज़ दिल में अहद कर लिया था कि भाई के खून का बदला ज़रूर लेगा। उसने अपने दोस्त सलीम के साथ बात की। सलीम ने कहा कि ये काम कर देंगे, लेकिन ऐसे तरीके से कि लाश का और कातिल का सुराग नहीं मिलेगा। रहमान ने सलीम के साथ ये बात पिशावर जाकर की थी। रहमान और सलीम की दोस्ती बहुत गहरी थी। रहमान की ज़बानी मेरी हौसला अफजाई से चल पड़ी थी। उसने हर बात बतानी शुरू कर दी। उसकी ज़बानी पता चला कि सलीम उसकी बहन के साथ शादी का ख्वाहिशमंद था। रहमान के वालिदैन रजामंद नहीं थे। सलीम ने रहमान के साथ बात तो किसी अच्छे और शरीफाना तरीके से की होगी, लेकिन मैं मुख्तसर सुना रहा हूँ। इस वास्ते इतना ही कहूँगा कि सलीम ने रहमान के आगे शर्त रखी कि वो अपनी बहन का रिश्ता इसको दिला दे तो वो बशीर को कत्ल करने में इसकी पूरी मदद करेगा। रहमान ने ये शर्त कबूल कर ली। उसने अपने वालिदैन को ये तो नहीं कहा था कि वो सलीम से अपने दुश्मन को कत्ल कराना चाहता है। उसने एक और सूरत इख्तियार की, वो ये थी कि अपने वालिदैन को धमकियाँ दी
कि वो अगर उसके अजीज दोस्त को बहन का रिश्ता नहीं देंगे तो वो इनसे ताल्लुक़ तोड़कर अलग हो जाएगा। वालिदैन अपने बेटों की इतनी शदीद नाराज़गी बर्दाश्त नहीं कर सकते। उन्होंने सलीम को रिश्ता दे दिया। सलीम ने रहमान से कहा था कि वो पहले बशीर को कत्ल करेगा, फिर मंगनी होगी। रहमान ने अपने बयान में 3-4 मरतबा कहा कि वो जब बशीर को देखता था तो उस पर पागलों जैसी कैफियत तारी हो जाती थी। उसका दिल करता था कि वो बशीर का गला सबके सामने घूट दे और लोगों को कहे कि इसने मेरे भाई को कत्ल किया था। ज़ाहिरी तौर पर बशीर और रहमान की कोई दुश्मनी नहीं थी। सलीम के साथ बशीर की अच्छी सलाम दुआ थी। सलीम 10 दिन की छुट्टी लेकर आया। एक रोज़ उसने बशीर को कहा कि चलो यार, मेरा साथ दो, मेरे पास एयरगन है, कुछ परिंदे मार लाते हैं। बशीर तैयार हो गया। सलीम अक्लमंद आदमी था, उन्होंने अगले रोज़ शिकार के वास्ते जाना था। सलीम ने रहमान को बताया कि बाहर इस तरह निकलेंगे कि बशीर उनके साथ ना हो, ताकि किसी को पता ना लगे कि बशीर इनके साथ गया था। इस स्कीम के मुताबिक सलीम ये कहकर बाजार चला गया कि छर्रे कम हैं, छर्रों का एक पैकेट लेकर इधर से ही फलां जगह पहुंच जाऊंगा। रहमान ने भी एक बहाना बनाकर एक और रास्ता इख्तियार किया। बशीर कुछ भी न समझ सका। उसके दिन पूरे हो चुके थे। अब रहमान और सलीम नहीं बल्कि मौत उसकी रहनुमाई कर रही थी। वो अकेला चल पड़ा और वो लोग कस्बे के अंदर किसी जगह पर भी इकट्ठे नहीं हुए। सलीम का कहना था कि वो अलग अलग रास्तों से जाके ख़ास जगह पर मिल गए। वो बशीर के साथ हंसी मजाक की बातें करते हुए उस जगह पहुंच गए। सलीम का कहना था कि इस जगह खरगोश मिलेंगे। जब वो उस जगह पहुंचे जहां सलीम की लाश दरियाफ्त हुई थी तो सलीम पीछे रह गया। उसने गन के अंदर छर्रा डाल लिया था। उसने एयरगन की नाल बशीर के सर से चंद इंच पीछे रखकर चलते चलते एक छर्रा फायर कर दिया। बशीर पीछे को घूमा और चकराकर गिर पड़ा। सलीम ने इसके एक कान से ज़रा ऊपर गन की नाली सर के बिल्कुल साथ लगाकर एक और छर्रा फायर किया। ज़मीन में दरार करीब ही थी। सलीम और रहमान ने बशीर को, जो अभी जिंदा और बेहोश था, राइफल धकेल कर दरार में फेंक दिया। ये दरार कुदरत की बनाई हुई कब्र थी। बशीर का जिस्म इसमें फिट आ गया। बशीर के सर से खून निकल रहा था। छर्रे खोपड़ी के अंदर चले गए थे। रहमान और सलीम ने दरार के किनारे पाँव से तोड़कर मट्टी बशीर पर डाल दी। वहाँ ज़मीन नरम थी। उन्होंने नोकीले और लंबूतरे पत्थरों से इर्द गिर्द से मट्टी खोदकर बेहोश बशीर पर डाल दी। अभी बहुत सी मट्टी की ज़रूरत थी। उन्होंने इधर उधर से मट्टी और ढेले उठाकर दरार को भर दिया। बशीर ने मर ही जाना था। इस पर मट्टी इतनी ज़्यादा डाल दी गई कि वो जल्द ही मर गया। वो दोनों आगे चले गए और चंद एक कबूतर और फाख्ताएँ मारकर लंबा चक्कर काटकर और किसी और तरफ से कस्बे में दाखिल हुए। अपने महल्ले में इनको जो भी मिला उसको बताया कि वो फलां तरफ चले गए थे। ये फलां जगह बिल्कुल उल्टी तरफ थी, यानी वो गए मशरिक़ को और मशहूर किया मगरिब को। इससे अगले दिन सलीम की मंगनी रहमान की बहन से कर दी गई। रहमान को हवालात में बंद करके मैंने ASI से कहा कि कल इसका 1 हफ्ते का रिमांड ले ले। मैं उसी रोज़ पेशावर चला गया। एयरबेस पर जाकर सलीम के कमांडिंग ऑफिसर से मिला, उसे हुक्मनामा दिखाया। वो हिंदू स्क्वाड्रन लीडर था। उसने एयरफोर्स पुलिस को फ़ोन किया। एक ऑफिसर और एक सार्जेंट आ गया। फिर कॉर्पोरल सलीम को बुलाया गया। उसको मेरे हवाले कर दिया गया। मैंने उसकी बैरिक में जाकर एयरफोर्स पुलिस के ऑफिसर और सार्जेंट की मौजूदगी में उसके दोनों बक्सों की तलाशी ली। एक खत बरामद हुआ। रहमान ने उसको लिखा था कि बशीर की लाश बरामद हो गई है। इसमें 2-3 फ़िक्रे ज़रा वाज़े थे। मैंने खत की बरामदगी का गवाह सार्जेंट को बनाया। मेरा ख्याल है कि तफसील बताने की ज़रूरत नहीं कि मैंने क्या क्या शहादतें इकट्ठी कीं। आप बोर होंगे। मैं सलीम को हिरासत में लेकर वापस आ गया। मेरे साथ 2 कांस्टेबल थे। सलीम को मैंने रेलगाड़ी में ही बता दिया कि रहमान ने इकबाल जुर्म कर लिया है। सलीम ने बयान देना शुरू कर दिया। ये इसका इकबाल जुर्म था। थाने में आकर हैंड राइटिंग एक्सपर्ट को इनके खत दिखाकर इनके हैंड राइटिंग के नमूने इनसे लेकर एक्सपर्ट का सर्टिफिकेट ले लिया। सलीम की एयरगन और छर्रे बरामद किए। ये गन देसी नहीं थी, इंग्लैंड की बनी हुई थी, जो इतना प्रेशर पैदा करती थी कि इतनी करीब से चलाया हुआ छर्रा खोपड़ी के अंदर जा सकता था।
दोनों मुलजिमों ने मजिस्ट्रेट को ज़ेर दफ़ा 164 से बयान देने की रजामंदी जाहिर कर दी, लेकिन मजिस्ट्रेट के पास जाकर दोनों ने ये बयान दिया कि वो इकबाली बयान नहीं देना चाहते, न ही उन्होंने कोई जुर्म किया है। पुलिस ने इन पर तशद्दुद करके बयान देने पर राज़ी किया है। मजिस्ट्रेट ने इनको कानून के मुताबिक जेल के हवालात में भेज दिया। मैंने बड़ी मेहनत से शहादत इकट्ठी की और मुकदमा तैयार किया। सेशन कोर्ट ने इन दोनों को उम्र कैद दे दी, लेकिन हाई कोर्ट ने अपील पर दोनों को बरी कर दिया। इस केस के 6-7 महीने बाद मुझको इस थाने से तब्दील करके अमृतसर भेज दिया गया और फिर पाकिस्तान वजूद में आ गया और मैं यहाँ चला आया। उसके बाद इस केस का क्या हुआ ये मुझे नहीं पता।